फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी पर। अब क्या है, प्रश्न 7 से 12 तक हर एक प्रश्न 2 अंक का है। पहले में 1 अंक हुआ करता था। अब पहला प्रश्न आता है, क्या ऐसी दो संख्याएं संभव हैं, क्या ऐसी दो संख्याएं संभव हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 15 और 175 है। एचसीएफ क्या होता है? लघुत्तम, लघुत्तम नहीं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, कहा जाता है, का पवर्तक, ठीक। अच्छा, और एलसीएम में आ जाता है महापवर्त्य, ठीक, और ये लघुत्तम होता है, ठीक। अच्छा, अब वो ये लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है उसकी बात कर लेते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो ये क्या संभव है, ये पूछा गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन की वजह से थोड़ी सी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग, नंबर्स का आपस में जो रिलेशन होता है उसकी बात थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अच्छी तरह से देखते हैं इसको। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लोग दो संख्या ले लेते हैं। एक है आपकी 100 और दूसरी संख्या है 30। इन दोनों के हम लोगों ने गुणनखंड कर डाले, फैक्टराइजेशन कर दिया। क्या हो जाएगा? 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। और 30 का क्या हो जाएगा? 2 3 6 5 30। अब मुझसे बोला कि आप एलसीएम लिख दीजिए इसका, तो लिख देते हैं। एलसीएम क्या होता है? जो भी सबसे ज्यादा बार घाट आएगी उसको देखना होगा। यहाँ पर दो बार आ रहा है, यहाँ पर एक बार आ रहा है, तो हम लोग 2 बार वाला लिख देंगे, ठीक। अच्छा, 5 यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है। हालांकि उससे पहले क्रमबद्ध से लेके जाएंगे तो यहाँ पे 3 एक बार आ रहा है, यहाँ पर एक भी बार नहीं आ रहा है। इसका मतलब 3 को 1 बार लिख देंगे, 5 को 2 बार लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाता है क्या? एलसीएम। और जब हमसे बात की जाती है एचसीएफ की, तो क्या हो जाएगा? तो हम देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। कॉमन यहाँ पर 2 एक ही बार है, 3 एक भी बार कॉमन नहीं है क्योंकि दूसरे वाले में, पहले वाले में है ही नहीं, और 5 आपका एक बार कॉमन है। तो जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5। तो ये ऊपर वाला तो कितना गया? 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60 पंचे 300, और ये कितना गया? 2 पंचे 10, ठीक। अच्छा, अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये थी निकालने वाली, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि हमेशा ही, क्योंकि एलसीएम जब भी आप निकाल रहे हो तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो भी फैक्टर्स हैं उनको लिख रहे हो, ठीक है। और जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो जो कॉमन कॉमन है सिर्फ वो लिख रहे हो, तो इसका मतलब एलसीएम का हमेशा ही एक फैक्टर तो आपका एचसीएफ बन ही जाएगा, ठीक। प्राइम फैक्टर नहीं होगा, है ना। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो ऋणी गुणनखंड है, ऋणी गुणनखंड नहीं होंगे, सिर्फ ऐसी संख्या नहीं होंगी जो अभाज्य हो, अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन एचसीएफ खुद में एक ना एक फैक्टर बन ही जाएगा। मतलब एलसीएम में आप अगर एचसीएफ से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा? कोई एक पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा? पूर्णांक। कोई संख्या नहीं, संख्या तो हमेशा ही मिलती है भाग देने पर। अरे भाई 11 में आपने 2 से भाग दिया तो क्या मिला? 5.5। तो ये तो मिल गया ना, लेकिन ये पूर्णांक है क्या? नहीं। तो हम लोग बोलते हैं 11 अविभाज्य है। 11 2 से विभाजित नहीं होता है पूरी तरह से, लेकिन एलसीएम हमेशा ही एचसीएफ से विभाजित होगा, ये बात है। तो हम लोग इसी चीज का यूटिलाइजेशन करेंगे अपने इस प्रश्न को उत्तर देने में, और इसीलिए ये जो पूरी कहानी बतानी पड़ी वो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए बतानी पड़ी। अच्छा, तो क्या है, हम लोग 175 को भाग देकर के देखते हैं 15 से। कोई बात नहीं, 15 15 एकम 15, 2 5, 15 एकम 15, 10 10 में क्या भाग जाएगा? 15 से नहीं जाएगा। तो क्या हो गया? 11 सही 10/15, या फिर 11 सही 2/3, या फिर 11.67। इतनी बार भाग जा रहा है। किससे? किसमें? एलसीएम में एचसीएफ से, लघुत्तम समापवर्त में महत्तम समापवर्तक से कितनी बार भाग जा रहा है? 11.67 बार। क्या ये एक पूर्णांक है? क्या ये एक पूर्णांक है? किसी से पूछना भी नहीं, है ना। एक ऐड आता था क्लोरोमिन का, दोबारा मत पूछना, तो दोबारा मत पूछना वाली बात है भाई। ये नहीं है, कहाँ है यार? 11 और 12 पूर्णांकों की, ये तो 11.67 है, ये सही बटे में है, ये सही बटे में है। 10/15 को 2/3 भी लिख सकते हैं, इसलिए सीधे सीधे उसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई दो संख्या संभव नहीं है। पूछा गया था क्या ऐसा संभव है? आपने लिख दिया नहीं। कारण दीजिए। तो कारण आपका यही हो जाएगा कि 175 का में 15 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, जो के आ रहा है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये ऐसी कोई भी दो संख्याएं नहीं हो सकती। अच्छा प्रश्न था, इन्होंने क्या किया हुआ है। अच्छा हाँ, ये जो सॉल्यूशन दिए हुए थे ना, इनमें कई बार गलतियां होती हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है बहुत बार सॉल्यूशन देने वाले लोगों की, और किताब में भी इस तरह का लिखा होता है। तो जैसे इन्होंने सब कुछ यही सब कुछ किया हुआ है। अब क्या किया इन्होंने? लिखा 175 बराबर के गुणे 15, और के जो आ गया वो आपका 11.67 आ रहा है, जो पूर्णांक नहीं है, ये बात सही है, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक। इन्होंने क्या लिखा हुआ था? परंतु इस स्थिति में एलसीएम इज नॉट इक्वल टू के इनटू एचसीएफ। ये तो गलत बात लिखी है भाई, एलसीएम तो हमेशा ही बराबर है ना। अब बात है कि के जो है वो पूर्णांक नहीं है, ये बात सही है, लेकिन ये थोड़ी लिख सकते हैं कि जो एलसीएम है वो के इनटू एचसीएफ के बराबर नहीं है। ये बात गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, या तो ऐसा लिखें कि जहां पर के एक पूर्णांक है, ये भी मैंने अलग से लिखा हुआ है, इन्होंने ये चीज भी नहीं लिखी हुई थी, तो एलसीएम तो हमेशा इसके बराबर, इसमें कोई दो राय नहीं है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पूर्णांक होना चाहिए था, वो नहीं है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि ऐसी कोई दो संख्याएं नहीं हो सकती जिनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 175 और 15 हो गया। चलिए अगली कहानी पर चलते हैं। अगली कहानी क्या है? बहुपद ये दे रखा है, द्विघात बहुपद है के शून्य ज्ञात करो। अच्छा आसान है। उनके शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। उनके शून्यक मतलब क्या? इस बहुपद के जो शून्यक हैं और इसी बहुपद के जो गुणांक हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करो। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो लोग तारे गिनना स्टार्ट कर देंगे। अब या तो हमें ये प्रश्न करना है या फिर दूसरा प्रश्न करना है। उन शर्तों को ज्ञात कीजिए जिससे बहुपद इस बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। तो अब इसमें से हम कोई भी कर सकते हैं, और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आई एम स्मार्ट बॉय, मैं दोनों प्रश्न कर दूंगा, है ना। आप भी देखिए बहुत आसान है। क्या होता है? बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। बहुपद हमारा क्या था? 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसके हम लोग गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 से 6 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो कुल मिलाकर के आपको मिलेगा, लेकिन ये ऋण का है तो क्या मिलेगा? ऋण 12x²। अब ऋण 12x² के हमें दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योगफल माइनस x के बराबर हो। तो -4x प्लस 3x, देखो दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? -x। दोनों को गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? -12x²। इसका मतलब हम लोगों ने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर डाला। कर डाला कि नहीं कर डाला? प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करते हैं? देखो इसमें क्या कॉमन है? इस वाले हिस्से में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है। क्या बचा? x ऋण 2। यहाँ पे क्या कॉमन है? 3। क्या बचा? x ऋण 2 बराबर 0। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो क्या हो गया? x ऋण 2 इधर भी आ गया, x ऋण 2 इधर भी आ गया, तो हम लोगों ने पूरे से x ऋण 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x। तो इधर क्या बचेगा? 3। ये बराबर 0। अब कोई दो चीजें हैं, इसका और इसका गुणनफल 0 है। कब कब हो सकता है? पहला हो सकता है कि सिर्फ x माइनस 2 बराबर आपको 0 यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा। भाई आपने क्या किया? x माइनस 2 को 0 के बराबर किया, यहाँ से क्या मिल गया आपको? x बराबर 2। दूसरा आपने क्या किया? 2x धन 3 को आपने 0 के बराबर किया, तो यहाँ से x क्या मिलेगा राजा बाबू? -3/2। तो या तो आपका x आ जाएगा 2 या तो आ जाएगा x बराबर -3/2। ये क्या हो गए? ये शून्य हो गए। शून्य क्यों हो गए? क्योंकि जब आप इसमें x बराबर 2 रखोगे या x बराबर -3/2 रखोगे, किसमें? इसमें, तो आपको शून्य मिल जाएगा। तो आपके शून्य मिल गया x बराबर 2 और x बराबर -3/2। लेकिन ये प्रश्न पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ये तो आधा हुआ। उनके शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। क्या होता है संबंध? संबंध होता है कि अगर आपका कोई द्विघात बहुपद ऐसा है ax² + bx + c और इसके आपने शून्यक निकाले हैं, तो इसके जो शून्यकों का, राइटिंग थोड़ी सी गंदी आती रहेगी क्योंकि मैं अभी इतने सीरियस मोड में नहीं हूँ, मैथ्स कराने में मजा आता है, ठीक है। तो ये हो जाता है शून्य होता -b/, ठीक। अच्छा, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है? गुणनफल किसी को याद है? c/a। तो हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पर जो शून्य निकल करके आए हैं वो इसके बराबर हैं। अच्छा, लेकिन हमारा जो समीकरण है वो ax² + bx + c तो है नहीं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी। हमारा क्या है? हमारा है 2x² - x - 6 बराबर 0। तो a कितना हो गया? 2। b कितना हो गया? कितना हो गया? 1 नहीं, -1। c कितना हो गया? -6। ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक। अच्छा, अब क्या किया हम लोगों ने? अपने समीकरण के हिसाब से, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्या था, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला, हिंदी में भी आप लिख सकते हो। क्या हुआ? योग कितना हो जाएगा किसका? शून्यकों का योग। आप पूरा लिख देना, मैं थोड़ा आलसी इंसान हो गया हूँ अभी, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा। शून्यकों का कितना हो जाएगा? -b/a, यानी कि -1/2 माइनस, क्यों? b आपका -1 था, 1 नहीं था, और माइनस बाहर से पहले लगाना है, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2। अच्छा, तो फॉर्मूला से आपका आ रहा है इतना 1/2। क्या आ रहा है? ये जो भी आपके शून्य थे उनका योग। लेकिन हमने शून्यकों का योग फिर से निकाला। का योग कैसे? शून्यकों का प्रयोग से। तो एक शून्य का आपका कितना था? 2। दूसरा कितना था? -3/2। दोनों का जोड़ दिया, तो 2 में आपने जोड़ा -3/2 को, तो कितना हो जाएगा? 1/2। यानी कि जो आपका फॉर्मूला था, जो संबंध हुआ करता था, ये संबंध किसका है? शून्यकों का और हमारे बहुपद के गुणांकों का। देखो यहाँ पे गुणांक 2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे -6 है, ठीक। तो ये जो संबंध है, यहाँ पर भी 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया, नहीं तो बात हमारी सही हो गई। हम लोग अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं क्या? नहीं कर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ योग की बात नहीं होती है, शून्यकों के गुणनफल की बात भी होती है। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? बोलो कितना होता है? c/a। भूल गए?
सी कितना है -6, ए कितना है 2, तो -6/2 कितना हो जाएगा -3। ये तो हमने फॉर्मूला का प्रयोग करके निकाल दिया, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉपर विधिवत जो हमारे शून्य निकल करके आए थे उनसे निकालेंगे। तो ए कितना आया था 2, दूसरा कितना आया था -3/2, इन दोनों का कर दिया हम लोगों ने गुणा, 2 से 2 कट गया, बचा कितना -3। तो यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि अब हमारा क्वेश्चन जाकर के कंप्लीट हुआ। तो देखा आपने 2 नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करा दी। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट क्या था, मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत लल्लू है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर समय बचाना होता तो किसी को ये पिक करना चाहिए, लेकिन ये समझ कब को आएगी, तो क्या लिखा हुआ, उन्हीं शर्तों लिखा हुआ है, शर्तों होना चाहिए। ठीक, अच्छा क्या है, इसको मैं पहले तो थोड़ा सा साफ सफाई कर देता हूँ। ठीक, सफाई अभियान चला दिया, रुक जाइए, ताकि आपका सब कुछ साफ साफ दिखे आपको। ठीक, अच्छा, जल्दी 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 जल्दी। ओके, क्या है, उन शर्तों को ज्ञात करना है जिससे कि बहुपद, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बहुपद दे रखा है, के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम क्या होता है, अगर एक संख्या 10 है, मान लो 11 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/11। ठीक, ऐसे ही 10 है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है 1/10। लेकिन हमें यहाँ शून्यक तो मालूम नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। गणित में कितना आसान होता है, जब कुछ ना पता हो तो गणित में लोग मान लेते हैं। बताइए, आप इतिहास से मान सकते हो कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 की जगह 1529 में हुआ था, ऐसा मान सकते हो क्या? मत मान लेना। हिस्ट्री के जो टीचर है ना, सिर पकड़ दिया आपको, पहले तो अपना सिर पकड़ेंगे फिर आपको सिर पकड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि एक शून्य कितना है, एक शून्य है आपका अल्फा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 1/अल्फा। बस अब हमें उन शर्त को निकालना है। तो शर्त के लिए क्या हो जाएगा भाई, आपकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नहीं है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इसका अगर एक शून्य का अल्फा है और दूसरा आपका 1/अल्फा है, तो इनका हम गुणनफल अगर करा दें तो c/a के बराबर होता है कि नहीं होता है? नहीं है समझ में, शून्यों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। तो आपने यहाँ से काटा, यहाँ तो आपको 1 मिल गया भाई, अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 बचा, 1 बराबर c/a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ c बराबर a। इसका मतलब जो ये मान होगा गुणनखंड गुणांक, वही ये होगा। ठीक, अच्छा यही आपकी कंडीशन हो गई। अब आप सोचोगे कि सर इसमें हम लोगों ने सिर्फ गुणा वाले का प्रयोग क्यों किया? इसलिए किया बेटा, क्योंकि अभी आप चलो करके दिखा देते हैं। योगफल में भी क्या होता है, अल्फा + 1/अल्फा, ये किसके बराबर होता है, -b/a के। तो यहाँ से भी एक रिलेशन मिल रहा है क्या? मिल रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा का मान तो हमें पता नहीं है। यहाँ पर अल्फा अपने आप कैंसिल आउट हो जा रहा है, हमें एक अचर मिल जा रहा है। एक का मान तो सब जानते हैं, एक का मान तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं। अल्फा कुछ भी हो सकता था, लेकिन कुछ भी हो अल्फा, तब भी अल्फा × 1/अल्फा तो एक ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें सी और ए में एकदम स्पष्ट रिलेशन मिल जाता है। इस वाले इक्वेशन से क्या होगा, हमें मिलेगा नहीं। देखो नीचे अल्फा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर + 1 = -b/a। यहाँ से आप कर दोगे a टाइम्स अल्फा स्क्वायर + 1 -b/अल्फा। यहाँ से आप कुछ भी ऐसा मान निकाल नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? 2 डिग्री इक्वेशन है और उसमें भी आपको बाकी अल्फा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे आप जाकर के फंस जाओगे, इसलिए इस सब की कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी ऐसा डाउट हो तो पीछे रफ में कर लिया करो, इससे कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। यहाँ पे तो आपको दिख ही गया कि सी ए के बराबर होना चाहिए, यही आपकी शर्त हो जाएगी। आपका उत्तर यहीं पर खत्म हो गया। दोनों तरीके हम लोगों ने जो कर सकते थे वो दोनों कर लिए। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन जो दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छी गणित लगाई है क्या? हम लोगों ने पहले क्या किया था, जो हम लोगों ने किया हुआ था, हम लोगों को x2 मिला था, -3/2 मिला था, यानी कि हम लोग सही जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने शून्यों का योग निकाला था, कितना आ रहा था, -3/2 ऑफ माइनस, यानी कि 1/2 आ गया था, ये भी सही निकल के आ गया था। शून्यों का गुणनफल हम लोगों ने किया था, वो कितना आ गया था, c/a से -3 आया था, तो ये भी देखिए आपका सही है। यानी कि हम लोगों ने एकदम ठीक कर दिया था, इनमें संबंध आराम से जो था वो स्थापित हो गया। ओके, और जो दूसरा प्रश्न था तो उसमें इन्होंने देखिए अल्फा हमने भी माना था, ये भी 1/अल्फा मान करके चलना, मतलब अल्फा एंड 1/अल्फा। आप अल्फा की जगह बीटा भी मान लेते ना यार, कुछ भी फर्क थोड़ी लिखा थोड़ी कि अल्फा ही मानना है, हमने अल्फा मान लिया। ठीक, अच्छा फिर क्या हुआ, px ये था, शून्य का गुणनफल c/a होता है, यहाँ से भी इन्होंने निकाले a = c। अब a = c को इन्होंने एक और थोड़ा अच्छे से लिख दिया, सीधी बात है, a = c तो हो गया, लेकिन a क्या होता है, a आपका x² का गुणांक होता है और c क्या होता है, जो अचर पद होता है। तो यहाँ से आप लोग लिख दोगे, यानी कि हम लोगों ने इसको बिल्कुल ही ठीक किया है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, दी गई आकृति में QA is perpendicular to AB, QA, इसको थोड़ा सा गणित लगा देते हैं, QA आपकी ये वाली लाइन थी, इस परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, साथ ही PB इज परपेंडिकुलर टू, PB आपकी ये है और AB आपकी फिर से यही हो गई। ठीक, अच्छा यानी कि ये 90 अंश का कोण बन रहा है, जो आपको दिख ही रहा है, दिख रहा है ना यार, देखो ये 90 अंश का कोण है कि नहीं है, देखो। अच्छा, यदि AO 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दूरी थी वो 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, सेंटीमीटर नहीं लिखा हूँ, जगह थोड़ी कम है। BO कितना है, 12। PB कितना है,
18, PB ये है आपका 18। तो AQ का मान ज्ञात करना है, ये कितना होगा। अच्छा, प्रश्न बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री से भी किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री से इसलिए कर सकते हैं, त्रिकोणमिति से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तो कुछ करना ही नहीं होता है ना, लेकिन इसको हम लोग ज्यादा अच्छा सीधा जो तरीका है वो है हमारा किसका, वो कौन सा तरीका है, वो है समरूपता का, सिमिलैरिटी का। समरूपता क्या होती है राजा बाबू, क्या होती है समरूपता, कैसे होगी, कहां से आएगी। 90 अंश का कोण ये है, 90 अंश का ये है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या बोलते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, तो ये क्या है, ये दोनों भी समान हो जाएंगे। अब अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो भाई साहब ये वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बराबर, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है। क्या होता है आपका, एक तो 90 अंश का कोण है, दूसरा वाले मान लेते हैं कि आपका x डिग्री का है, ठीक। तो जो तीसरा कोण जो ये वाला था ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 से आपने उन दोनों के योग को घटा दिया तो कितना मिल जाएगा आपको 90 माइनस एक्स। सेम चीज आपको यहाँ पर भी मिलेगी, तो ये भी आपको मिल जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स, ये आपका क्या हो गया, कोण हो गया, ठीक। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ से ये हुआ कि ये वाले कोण भी बराबर हो गए। अब तीनों ही कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, समरूपता हो जाती है। क्या हो जाती है, समरूपता। समरूपता सर्वांग समता से अलग होती है, याद रखिए। जो कॉन्ग्रुएंस है वो अलग होती है। कॉन्ग्रुएंस हम लोग बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक। अच्छा, सर्वांग समता को। अब यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो लोग गलत कर देते हैं, पता है वो गलत क्या करते हैं, उन सबको पता होता है कि सारी चीजें ठीक हैं, वो गलत कर देते हैं ऑर्डरिंग में। क्या कर देते हैं, ऑर्डरिंग में। ध्यान से समझना बहुत, ए ये है, ठीक, ये आपका ओ है, ये क्यू है। अब हम लोगों ने मान लीजिए चक्रीय क्रम में लिखा ए ओ क्यू, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ओ पी भी लिख सकते हैं। क्या क्या हम ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए ओ क्यू जो है वो सर्वांग समी, सर्वांग समता का चिन्ह होता है ट्रायंगल ओ पी बी, इससे सर्वांग सम है। क्या ऐसे लिखें तो ये सही होगा, ये आपका होगा सही या नहीं होगा, इसको देखते हैं। देखो जो जो एंगल है उसी हिसाब से लिखना होता है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, मान लो ए ओ क्यू ही था, तो आप लिखोगे ट्रायंगल ए ओ क्यू ये किसके बराबर है, ये ट्रायंगल बराबर है बी ओ पी के, ट्रायंगल बी ओ पी के। अच्छा, और क्या है, फिर आपका ट्रायंगल कौन सा वाला, ये वाला तुम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग कर देते हैं किसको, इस वाले त्रिभुज को, इस वाले एंगल को कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ओ क्यू ए, ट्राइंगल में बोला था एंगल होगा, कितना हो जाएगा, एंगल ओ क्यू ए। क्या हुआ, ओ क्यू ए ये वाला कोण, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसको क्या लिखेंगे, ओ पी बी। क्या कर देंगे, एंगल ओ पी बी। तो जब हम लोग इस तरह से कर रहे हैं ना, तो हमें तीनों एंगल्स बराबर दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो तीसरा कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू ए ओ। अब इधर से जाओगे तो पी बी ओ, एंगल पी बी ओ। अब इनमें से जो आपने देखा ये तीनों चीजें सही हो रही हैं, तो आप कोई भी यहां से सीधा सीधा उठा करके ट्रायंगल बना करके लिख सकते हो, क्योंकि चाहे ओ ए ओ क्यू बोलो, चाहे ओ क्यू ए बोलो, चाहे क्यू ए ओ बोलो, त्रिभुज तो आपका यही रहेगा ना राजा बाबू, यही त्रिभुज रहेगा। लेकिन ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर ए ओ क्यू लिख रहे हो तो ए ओ क्यू के लिए ओ पी बी नहीं लिखा जा सकता। यहाँ से देखो आपको आ रहा है बी ओ पी लिखना, ठीक है, ओ पी बी लिखना ये गलत है। क्यों क्यों गलत है, इसलिए गलत है, देखो बता देता हूँ आपको। ये बहुत लोग समझते नहीं है, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अच्छी गणित की समझ के लिए आपको समझाना चाहिए। हमारा ऐसा कुछ बना हुआ था, ठीक है, मान लो ऐसा बना हुआ था। अब दूसरा जो त्रिभुज था उसको भी हम लोग बना लेते हैं, यहीं पर लगभग सिमिलर ही बनाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं सिमिलर है, ठीक। सिमिलर में साइज बराबर होना जरूरी नहीं है, उस कोण की बराबर होने की बात है यहाँ पर। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, ए ओ क्यू, इसको क्या लिखा था, पी बी ओ, क्लियर, ठीक। अच्छा, इसको भी, इसको नहीं बनाता हूं, ठीक। अच्छा, अभी क्या हुआ, ये आपका है P। अब आपका ये वाला कोण AOQ आप लेकर के चले, क्या लेके चले, AOQ, यानी कि ये वाला कोण, ठीक। अच्छा, ये वाला कोण किसके बराबर है, OPB के बराबर था। क्या OPB ये इस वाले कोण के बराबर है, क्या नहीं है, ये वाला जो कोण है आपका ये इसके बराबर है। जबकि आप पहला जो आपने लिखा हुआ था AOQ को अगर आप OPB से समरूप दिखाओगे तो ये इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए था, जबकि उसके बराबर नहीं है, इसके बराबर है। इसलिए हर कोण एक दूसरे के बराबर है तो उसी ऑर्डर में आना चाहिए, इसीलिए AOQ जो है ना, इसलिए आपको ये लिखेंगे ट्राइंगल AO, ये O का, रुक जाओ यार, O की जगह क्यू लिख दिया, सॉरी, AOQ, इसको आप सर्वांग सम दिखाओगे
ट्राइंगल ओ पी बी से, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। इसी की जगह अगर आप ट्राइंगल ए ओ क्यू को लिखोगे सर्वांग सम है ट्राइंगल बी ओ पी से, तो सही हो जाएगा। अब इतना क्यों किया हम लोगों ने, इतना इसलिए किया क्योंकि यही से कहानी हमारे प्रश्न की शुरू होगी। ये सारी चीजें बहुत छोटी थी, आसान थी, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने इसको एम्फसाइज करते हुए अलग से बता दिया। अब जब इतना समझ में आ गया है तो क्या हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो लल्लो चप्पू है। लल्लो चप्पू समझते हैं, मतलब बहुत छोटी सी चीज है। ए ओ क्यू, अब क्या क्या दे रखा है हमें, क्या क्या दिया हुआ था, ए ओ दे रखा है और ए क्यू दे रखा है, ठीक। तो हम लोग क्या कर देंगे, ए ओ अपॉन ए क्यू ऐसे कर देते हैं। ए ओ अपॉन ए क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जब हमने सही ऑर्डर कर दिया तो बी ओ अपॉन बीपी के बराबर हो जाएगा। बी ओ अपॉन बीपी निकालना क्या था, क्या निकालना था, पी भी दे रखा है, ए क्यू का मान ज्ञात करना है, अच्छा इसको ही निकालना है। बी ओ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो बस कोई बात नहीं, जिसका जो मान है लिख दिया। क्या लिखा, 20 सेंटीमीटर बटे ए क्यू, ये अपने को पता नहीं है। बीओ कितना है, 12 सेंटीमीटर। पीबी कितना दे रखा है, पीबी या बीपी एक ही बात है, कितना है, 18 सेंटीमीटर। अरे भाई पी बी यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, दूरी तो बराबर ही है, यहाँ पे दूरी की बात हो रही कि नहीं हो रही है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12 से 18 को आपने 6 दूनी 12 6 के 18, ए क्यू को आप ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, ए क्यू जो था आप ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर गुणे 3 बटे 2, 2 से काटा 20 को आ गया 10, तो आपका ए क्यू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर आ गया। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ए क्यू का मान 30 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने इसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा है, इस तरह से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अच्छी समझ के लिए। अब दूसरा जो तरीका है यार, देखते ही समझ में आ जाता है यार, ऐसे प्रश्नों का मान कुछ भी नहीं होता भाई। ये कितना था 20, ये कितना था 12, ये कितना था 18, यही तो था ना। तो 12 का 18 कितने गुना होता है, 1.5 टाइम्स। तो 20 का हमें दिख जा रहा है कि भाई यही दोनों एंगल जो त्रिभुज है वो समांतर है, तो कितना हो जाएगा, ये 150 गुना कर दोगे किसमें, 20 सेंटीमीटर में, कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो गया, बस सीधा सीधा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करके आना है, पहले अपने को हमें समरूप जो है वो सिद्ध करना होगा। और समरूप में ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अरे भाई एक त्रिभुज है ट्राइंगल ए बी सी, अब ये एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर के अगर समरूप है, इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल ए बी सी जो है वो बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के, ठीक। अब इसी की जगह मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी क्या होता, समरूप होता है ट्राइंगल क्यू आर पी के, तो हम ये नहीं लिख सकते थे तब उस वाले केस में जब आपका ये बात सही है तो क्या ऐसा होता, नहीं होता। उस वाले केस में एंगल क्यू आर पी बराबर हो जाता है किसके, एंगल ए बी सी के। इसी वजह से चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑर्डर मतलब कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सा किस क्रम में आएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या सॉल्यूशन दे रखा है, हाँ ए समरूपता लिखी हुई है। देखिए दो कोण अगर बराबर है तभी उसको लोगों ने ए समरूपता को पढ़ाई हुआ था, तीनों को बराबर करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश है, दो बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ए समरूपता से हम लोगों ने समरूप बना दिया, और उसके बाद से फिर वही हम लोगों ने रेशियोज का यूज करके सीधे सीधे एक को निकाल दिया, जो हम लोगों ने बिल्कुल किया हुआ था। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, ठीक। अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस। साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ये पूरी सामग्री सर्वश्रेष्ठ सामग्री मात्र 2400 रुपए में। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। जल्दी कीजिए, ऑफर लिमिटेड समय तक।